ममता जैसे ही ब्याह कर अपने ससुराल पहुंची तो देखा उसके ससुराल में चारों तरफ दीवारें थी, बहुत सारे कमरे थे, हर कमरे में बेड था, अलमारी थी, बहुत अच्छा किचन भी बना था, लेकिन पूरे घर में कहीं पर भी छत नहीं थी। ये देखकर ममता दंग रह गई। इस घर में सब कुछ है लेकिन छत क्यों नहीं है? देख बहू, ये हमारे घर की परंपरा है। ये बात ममता को थोड़ी बेवकूफी भरी लगी, लेकिन परंपरा के नाम पर उसने कुछ नहीं बोला। ससुराल में पति विक्रम के अलावा उसके सास, ससुर, जेठ और ननद थे। जेठानी अब इस दुनिया में नहीं थी। खैर, पहली रसोई की रस्म में जब वो किचन में खाना बना रही थी तब, हे भगवान, यहाँ तो सीधा धूप आ रही है, ऐसे तो मैं यहाँ मर जाऊंगी। वो गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाई और तुरंत बेहोश होकर गिर गई। तभी वहाँ पर उसका पूरा परिवार आ गया। आजकल की लड़कियों में दम ही नहीं होता। पायल, एक बाल्टी पानी भर के डाल दे, इससे होश आ जाएगा, फिर जल्दी से बोल खाना बनाए। हाँ, बहुत तेज भूख लगी है हमें। हाँ पापा। पायल ने एक बाल्टी भरकर पानी ममता के ऊपर डाल दिया, जिससे उसे होश आया। ममता को उन लोगों का बिहेवियर ठीक नहीं लगा। किसी तरह उसने खाना बना लिया और सबने खा भी लिया। आज विक्रम और ममता की सुहाग रात थी। सुहाग रात मनाने के बाद जैसे ही उनकी आंख लगी, वैसे ही अचानक मूसलाधार बारिश होने लगी। सारा बिस्तर, सारा सामान गीला होने लगा। ममता तुरंत भागकर घर के बाहर निकल गई और किसी दूसरे के घर के बाहर छप्पर के नीचे बैठ गई। तभी वहाँ पर उसके ससुराल वाले आ गए। बदतमीज औरत है, ना गर्मी बर्दाश्त होती ना बारिश है, दूसरों के घर के बाहर आकर बैठ गई। ऐसी औरतों को तो बेल्ट से मारना चाहिए। मैं बेल्ट लेकर आती हूँ, बिना मारे ये सुधरेंगी नहीं। रहने दो पायल, मेरे पास बेल्ट है। अपने ससुराल वालों का ये रूप देखकर ममता दंग रह गई। आसमान में बिजली कड़कने लगी, आंधी तूफान आ गया। ससुराल वाले ममता को घसीटकर वापस घर के अंदर ले गए और सारी रात वो लोग बारिश में सोए। लेकिन ममता को नींद नहीं आ रही थी। वो सुबह तक ऐसे ही बैठी रही। फिर दोपहर को उसका परिवार कहीं चला गया। मेरे ससुराल में तो हर कोई बदतमीज है। पूरे गांव में हर किसी के घर में छत है, सिर्फ हमारे घर में नहीं। पता तो करना ही पड़ेगा। ममता अपने घर के बाहर खड़ी हो गई। तभी वहाँ से कुछ औरतें गुजरी। ममता ने उन औरतों को बुला लिया। सुनिए, मैं आप लोगों से एक बात जानना चाहती हूँ कि हमारे घर में छत क्यों नहीं है? क्या सच में हमारे परिवार की ऐसी कोई परंपरा है? लगता है तेरे ससुराल वाले बाहर ऐश करने गए, इसीलिए तू हमसे बात कर पा रही है। बहू, तुम्हारे ससुराल वालों ने कई बार छत बनवाने की कोशिश की, लेकिन हर बार छत गिर जाती थी। बहुत सारे मिस्त्री, इंजीनियर, बहुत सारे तांत्रिकों ने भी कोशिश की, लेकिन जितनी बार वो लोग छत बनवाते थे, छत खुद ब खुद गिर जाती थी। लेकिन इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? बहू, जब से तुम्हारी जेठानी ये दुनिया छोड़कर गई है ना, तब से ये घटनाएं हो रही हैं। वरना उसके पहले तो इस घर में भी छत थी। अब हम लोग चलते हैं, वरना अगर धोखे से तुम्हारे ससुराल वालों ने देख लिया तो तुम्हें बहुत मारेंगे। इतना बोलकर वो औरतें वहाँ से चली गयी। फिर धीरे धीरे शाम हो गई और ममता ने खाना बनाकर रख लिया। तभी उसके ससुराल वाले पी कर आए। सब लोग खाना खाने लगे। ये कैसा बेहुदा खाना बनाया? तेरे माँ बाप ने तुझे खाना बनाना नहीं सिखाया क्या? है बे? चलो आज इसे कमरे में बंद करके खूब मारते हैं, बहुत दिनों से हाथ साफ नहीं किया। सही कह रही हो माँ, आज 2-4 हाथ तो मैं भी लगाऊंगी इस चुड़ैल को। नहीं, ऐसा मत कीजिए, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। चुप कर बैठ रहा था औरत, हम माफ नहीं करने वाले हैं, हमारे हाथों में खुजली हो रही है। सारा परिवार मिलकर ममता को मारने लगा। ममता जोर जोर से चिल्लाने लगी। तभी अचानक आसमान में बिजली कड़की और बहुत तेज घनघोर बारिश होने लगी। तो इस तरह ममता पर वो लोग हर दिन जुल्म करने लगे। दोपहर में खाना बनाते वक्त गर्मी की वजह से वो बेहोश भी हो जाती थी और जब भी पानी बरसता था तो रात भर वो पानी में भीगती रहती थी। उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। फिर एक रोज जब उसके ससुराल वाले कहीं गए हुए थे तब मेरे ससुराल वालों का जरूर कोई न कोई रहस्य है, मुझे उस रहस्य से पर्दा उठाना ही होगा। ममता उस घर के हर कमरे की तलाशी लेने लगी। तभी उसे एक पुरानी डायरी मिली। वो डायरी उसकी जेठानी ने लिखी थी। जब तक मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी तब तक इस घर की छत नहीं टिकेगी। जब जब इस घर की बहुओं पर अत्याचार होगा तब तक आंधी तूफान तेज होगा। जिस दिन इस घर की किसी बहू ने इन लोगों का विरोध कर दिया उसी वक्त बारिश थम जाएगी। दरअसल कुछ साल पहले जो हरकतें ममता के साथ हो रही थी वही हरकतें उसकी जेठानी के साथ होती थी। इन सब से तंग आकर उसकी जेठानी ने एक डायरी लिखकर उसी घर में कहीं छुपा दी और फिर उसने खुद को खत्म कर लिया। अब ममता वो डायरी पढ़ चुकी थी। इसका मतलब जेठानी जी ने इन लोगों से तंग आकर खुद को खत्म कर लिया और ये राज छुपाने के लिए इन लोगों ने परंपरा का नाम दे दिया। रात में फिर से ससुराल वाले पी कर आए। जब बारिश होने लगी तब ममता किसी पड़ोसी के बरामदे में पहुंच गई। तभी ससुराल वाले वहां पर आ गए। विक्रम ने जैसे ही उस पर हाथ उठाया वैसे ही ममता ने उसका हाथ पकड़कर विक्रम चिल्ला उठा, बहुत बर्दाश्त कर ली तुम लोगों की बदतमीजी, अब कोई अत्याचार नहीं चलेगा तुम लोगों का। उसने इतना बोला ही था कि तभी अचानक बारिश बंद हो गई। अब ममता मन ही मन सोचने लगी, जैसे ही मैंने इन लोगों का विरोध किया वैसे ही बारिश बंद हो गई। इसका मतलब डायरी में जो लिखा है वो सच है, जेठानी जी की आत्मा यहीं कहीं है। अगले दिन ममता ने ससुराल वालों को घर के अंदर सबको रस्सी से बांध दिया। फिर वो बाहर गई। फिर ढेर सारे मिस्त्री और छत बनाने का सामान लेकर आ गई। तभी मिस्त्री बोला, बहन जी फालतू पैसा खर्च मत करो। इस घर में हमने कई बार छत बनाने की कोशिश की लेकिन वो टिकी नहीं। या तो आज छत टिकेगी या इन लोगों पर ही गिर जाएगी। उसके ससुराल वाले डर गए। बहू ऐसा मत कर, अगर तूने छत बनाई तो पूरी छत हम लोगों के ऊपर ही गिर जाएगी। चुप कर बुढ़िया। जेठानी जी आप जहाँ भी हो आज मैं आपको मुक्ति दिला कर रहूंगी। ये सारे लोग छत के नीचे दबकर मर जाएंगे आज। धीरे धीरे मिस्त्रियों ने छत बनानी शुरू कर दी। इधर उसके ससुराल वाले,
बहू हमें माफ कर दे, आज के बाद हम तुझ पर कोई अत्याचार नहीं करेंगे। सिर्फ मुझ पर? आज के बाद किसी बहू पर, किसी औरत पर अत्याचार नहीं करेंगे। हम सब पीना भी छोड़ देंगे। थोड़ी देर में छत बनकर तैयार हो गई, पर इस बार गिरी नहीं। आंधी तूफान बारिश सब होने लगा, फिर भी छत नहीं गिरी। तभी वहाँ जेठानी की आत्मा प्रकट हुई। ममता, आज इन लोगों ने माफी मांगी, तुमने इन्हें सुधार दिया, इसलिए अब मेरी आत्मा को शांति मिल गई है। लेकिन अगर आज के बाद किसी औरत पर अत्याचार किया तो ये छत तभी गिरेगी जब तुम सब नीचे सो रहे होगे। हमें माफ कर दो राधा, आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। उसकी आत्मा गायब हो गई। उस दिन के बाद सब खुशी खुशी रहने लगे। आज आप लोग लड़की को देखने फिर मिलेंगे, रेस्टोरेंट आ सकती हैं। हाँ हाँ पंडित जी, मुझे तो जल्दी से अपनी छोटी बहू लानी है। इस बड़ी बहू ने तो मेरी नाक में दम कर रखा है। एक नंबर की कामचोर है ये। आप लड़की वालों को बता दीजिए, हम शाम को 4 बजे मिलते हैं। शाम को गायत्री अपने परिवार के साथ फिर मिलेंगे रेस्टोरेंट पहुंची, जहाँ नेहा नाम की एक बेहद ही खूबसूरत लड़की आई। वाह, ये तो कोई सुपर मॉडल लगती है। हाँ, दिखने में तो हूर की परी है, लेकिन क्या ये घर के कामकाज जानती होगी? अच्छा बेटी, क्या तुम घर के कामकाज जानती हो? हाँ, मेरी बेटी घर का सारा काम जानती है। इतना ही नहीं, ये जॉब भी करती है, कभी डे शिफ्ट कभी नाइट। ये बात सुनते ही अनुप्रिया का माथा ठनक गया। है, ये तो मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फिर ही गया। अगर ये जॉब पर रहेगी तो मेरा क्या होगा? माँ जी, ये जॉब वाली लड़कियां ना घर का नाश कर देती है, और ये नाइट जॉब भी करती है, तो मोहल्ले वाले लोग क्या कहेंगे? कह तो तू ठीक रही है। नहीं, ये लड़की नहीं चलेगी। अपने घर में रात को थोड़ी ना काम करवाऊंगी इससे। माफ कीजिएगा बहन जी, लेकिन हमारी सोच नहीं मिलती। हाँ ठीक है बहन जी, जैसी आपकी इच्छा। जेठानी खुश हुई कि उसके ससुराल में नौकरी वाली देवरानी आने से बच गई। वो नहीं चाहती थी कि कोई नौकरी करने वाली देवरानी उसके ससुराल में आए, नहीं तो घर का सारा काम उसको अकेले ही करना पड़ेगा। इसलिए उसने अपनी सास को भड़का दिया और ये रिश्ता भी टूट गया। कुछ दिन बाद गायत्री अपने छोटे बेटे की शादी की चिंता में उदास बैठी थी। तभी उसकी बहन लता वहाँ आई। क्या बात है मेरी गट्टो, इतना उदास क्यों लग रही है? अरे दीदी तुम आओ आओ। गट्टो, मेरी ननद की एक बेटी है सगुन, बड़ी ही गुणी, सुंदर और संस्कारी लड़की है। कहो तो बात करूं उससे? सच में? तो बात आगे बढ़ाओ ना। अब लता देवी ने बात आगे बढ़ाई और कुछ दिन बाद वो सब लड़की वालों के घर आ गए। देखती हूँ आज कैसी लड़की पसंद करते हैं। अगर मेरे काम की नहीं हुई तो उसको भी चलता करूंगी। संडे को वो सभी उस लड़की जिसका नाम सौंदर्य था उसे देखने गए। सौंदर्य दिखने में तो खूबसूरत थी ही, साथ ही घर के सभी कामकाज भी जानती थी। जेठानी ने तो छूटते ही पहले एक सवाल पूछा। सौंदर्य, नाम तो बड़ा सुंदर है, बिल्कुल तुम्हारी तरह, लेकिन क्या तुम घर के कामकाज जानती हो? जी दीदी, मैं घर के सारे कामकाज कर लेती हूँ, आप फिक्र मत कीजिए। अच्छा तो ये बताओ, तुम कोई नौकरी तो नहीं करती हो ना? जी नहीं, मैं नौकरी नहीं करती। मैं तो। ये सुनकर जेठानी तो बड़ी ही खुश हुई। बस बस बस, आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं। मेरा सपना पूरा हुआ। मुझे मेरी पसंद की नौकरानी मतलब देवरानी मिली गई। माँ जी, मुझे ये देवरानी बहुत पसंद है। रौनक और सौंदर्य के परिवार में अच्छी खासी बातें हुई और सौंदर्य आखिरकार सबको पसंद भी आ गई। फिर उनकी शादी बड़ी ही धूमधाम से हुई। कुछ महीने बाद सौंदर्य उस घर की बहू बनकर आ गई। उसकी जेठानी और सास ने बड़े प्यार से उसका स्वागत किया। लो भाई, अब मैं जेठानी बन गई। इस घर में अब मेरी देवरानी आ गई। अब इस घर के सारे कामकाज मेरी देवरानी सौंदर्य के जिम्मे। अरे बड़ी बहू, कुछ तो शर्म कर। अभी उसे आए हुए कुछ पल भी नहीं हुए और तुम आते ही उस पर काम डालने लगी। अरे माँ जी, वो तो मैं मजाक कर रही थी, अपनी देवरानी की टांग खींच रही थी बस। फिर नई बहू का स्वागत बड़े प्यार से हुआ। शादी की थकावट में सब जल्दी ही सो गए, लेकिन अगली सुबह सौंदर्य जल्दी उठकर जाग गई। ये देख जेठानी बड़ी खुश हुई। हाय, मेरी मेहनत रंग लाई। इतने सालों से जैसी देवरानी की खोज में कर रही थी, वो मुझे अब मिल गई। वाह वाह। लेकिन अगली पल जैसे अनुप्रिया के सारे अरमानों पर पानी फिर गया। दीदी, आप तब तक कॉफी बना दीजिए, मैं उतनी देर में नहा कर आती हूँ। हैं? अच्छा ठीक है। ये सुनकर अनुप्रिया का माथा ठनक गया, लेकिन फिर उसे लगा कि आज उसका पहला दिन है, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। उसने सबके लिए कॉफी बनाई, घर की सारी सफाई की, सबके लिए खाना बनाकर तैयार भी कर दिया। तब जाकर उसकी देवरानी नहाकर और पूजा पाठ करके आई। फिर आकर उसने मीठे में सबके लिए हलवा बनाया। इतना किचन तो मैंने सारा खाना बनाने के वक्त भी नहीं फैलाया जितना इस महारानी ने एक हलवा बनाने में फैला दिया। ऊपर से मैडम कहकर गई है बर्तन मैं साफ करूं, जैसे इसके बाप की नौकर लगी हूँ। सबके साथ खाना खाने के बाद सौंदर्य अपने पति के साथ अपने मायके चली जाती है। अब बेचारी जेठानी पीछे से सारे बर्तन अकेले धोती है। ये अच्छी परेड लगी है मेरी। सोचा था देवरानी आएगी तो आराम मिलेगा, लेकिन यहाँ तो बैंड बजी पड़ी है। शाम को वो पगफेरों की रस्म से वापस आती है तो जेठानी मन ही मन सोचती है, अब देख बच्चों, कैसे मैं कल से तुझसे सारा काम करवाती हूँ। लेकिन अगले दिन जब अनुप्रिया सोकर उठती है तो उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। उसकी देवरानी हाथ में बड़ा सा सूटकेस लेकर तैयार होकर खड़ी थी। अरे देवरानी जी, ये इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? तो भाभी, मैं और ये हनीमून के लिए गोवा जा रहे हैं और 2 हफ्ते बाद लौटेंगे। ये सुनकर तो अनुप्रिया चुप ही रह गई, लेकिन फिर उसे लगा चलो कोई बात नहीं, अब जहाँ इतना झेला है तो कुछ दिन और सही। अब वो अगले 2 हफ्ते तक घर के सारे कामकाज अकेले करती है और 2 हफ्ते बाद उसकी देवरानी जब हनीमून से लौटती है।
ये लीजिए जेठानी जी, ये गोवा की ड्रेस और चॉकलेट्स मैं आपके लिए लाई हूँ। थैंक यू सो मच। लेकिन इन सब की क्या जरूरत थी? अच्छा वो मैं कह रही थी खाना बना, आप लोग खा लो जेठानी जी, हम तो बाहर से खाकर आए। ये कहकर सौंदर्य अपने कमरे में चली गई। खाकर आए लेकिन मैं तो बनाने के लिए कह रही थी। बस बहुत घूम ली ना, अब मैं बताती हूँ तुम्हें, जब घर के सारे काम कल से तुम्हें अकेले करने पड़ेंगे। अगले दिन अनुप्रिया जानबूझकर देर तक सोती रहती है। ये देख उसकी सास उसको जगाने उसके कमरे में जाती है। बहू, ओ बड़ी बहू, ये क्या तू अभी तक सो रही है? सुबह के 8 बज गए, घर के काम नहीं करने? क्या माँ जी, अब तो इस घर में छोटी बहू भी आ गई, उस देवरानी से भी करा लो काम। अरे देवरानी तो तब करेगी ना जब वो घर पर रहेगी। है अब कहाँ भाग गई? भाग नहीं गई जेठानी जी, बल्कि जा रही हूँ। लेकिन कहाँ? काम पर। लेकिन तुमने तो कहा था तुम कोई नौकरी नहीं करती। हाँ बिल्कुल सही कहा, मैं कोई नौकरी नहीं करती, बल्कि मैं खुद का बिजनेस करती हूँ। उस दिन आपने मेरी बात पूरी कहाँ होने दी। मेरा खुद का बुटीक है तो वहीं जा रही हूँ। काफी दिन हो गए ना, तो काफी सारा काम पेंडिंग है। और हाँ, आप मेरे खाने की टेंशन मत लेना, मैं बाहर से कुछ मंगवा लूंगी। अच्छा माँ जी, आशीर्वाद दीजिए, मैं चलती हूँ, शाम तक लौट आऊंगी। जीती रहे बहू, जा जा संभल कर जाना। जी माँ जी, बाय बाय जेठानी जी। और तू अब तक क्या बिस्तर पर पड़ी है? चल अब जल्दी से, वो कब से तुझे बुला रहे हैं। कौन माँ जी? तेरे झाड़ू पोछा बर्तन और कौन। ये कहकर गायत्री देवी मुस्कुराते हुए वहाँ से चली गई और बेचारी अनुप्रिया अपना माथा पकड़कर बैठ गई।